की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी चीन सुधरने वाला नहीं है। ऐसे में भारत सरकार के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम चीन की टेंशन बढ़ा रहे हैं। पहले चरण में कर्णप्रयाग तक साल 2024 में ट्रेन आने वाली है, जो भारत के लिए किसी सौगात से कम नहीं, जबकि चीन के लिए ये ट्रेन गले का फांस बन जाएगी। इसके पीछे मुख्य कारण है, जब हिमालय से होती हुई ट्रेन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आएगी, जब भारत चीन के गले तक पहुंच जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दूसरा चरण कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक का भी है। इसकी डीपीआर बन गई, तब हमारी ट्रेन चीन के सिर्फ तक पहुंच जाएगी। उत्तराखंड सीमा पर सैन्य के साथ साथ चीन को तकनीकी चुनौती कैसे मिल रही है, इसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर बताती है। ये 75 साल में चीनी बॉर्डर पर बन रहा सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट है। लागत करीब 24,000 करोड़ रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण है इसका रास्ता, जो 90% हिमालय के अंडरग्राउंड से होकर निकल रहा है। 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 105 किलोमीटर ट्रेन टनल से होकर जाएगी। जो हिस्सा खुला हुआ है वो स्टेशन का है। यहाँ कुल 16 टनल्स हैं और 12 स्टेशन हैं। इनके बनने के बाद ऋषिकेश से चीन बॉर्डर बाराहोती पहुंचने में, जहां पहले 16 से 18 घंटे लगते थे, अब महज 5 से 6 घंटे लगेंगे। देवप्रयाग से जनासू तक देश की सबसे लंबी रेल ट्रेन भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पीएमओ प्रोजेक्ट का वीकली रिव्यू कर रहा है। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी चीन सीमा बहुत अहम है। सीमाओं पर लंबे समय के लिए तैनात रह चुके कर्नल एच.एस. रावत कहते हैं कि इन दिनों चीन उत्तराखंड के लिए प्रोजेक्ट के दर्द से हाफ रहा है। उसने अपनी रणनीति बदली है, क्योंकि बाराहोती बॉर्डर सामरिक दृष्टि से चीन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका रिएक्शन सिक्किम और अरुणाचल में सामने आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन मानता है कि भारत उसे इस प्रोजेक्ट से तकनीकी रूप से चुनौती दे रहा है। हालांकि बाराहोती में चीन में अब तक 63 बार घुसपैठ कर चुका है। तवांग गलवान जैसी घुसपैठ यहाँ भी जारी है। और आपको मैं बता दूं कि बताया जा रहा है कि इस रेल प्रोजेक्ट ने उत्तराखंड में दिन रात के मायने भी बदल दिए हैं। करीब 10,000 लोग 24 घंटे सुरंगों में काम कर रहे हैं, और जो लोग सुरंग बना रहे हैं उनकी राह भी सरहद पर तैनात जवानों जैसी है, क्योंकि देवप्रयाग जनासू तक 14.8 किलोमीटर की देश की सबसे लंबी रेल टनल होगी। दरअसल देवप्रयाग जनासू टनल में हिमालय में पहली बार जर्मन टनल बोरिंग मशीन से काम हो रहा है। इससे ब्लास्ट नहीं, खुदाई होती है। हालांकि शेष प्रोजेक्ट में ब्लास्ट ड्रिल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। साल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं, इसके लिए एक आकलन में भारत चीन के बीच युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में अभी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है, जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था। इसी बीच भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक कैंपेन के तहत तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। प्रलय की क्या है खासियत? अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइलों को छकाकर हमला करने में सक्षम, उड़ान भरने के बाद रास्ते में ही राह बदलने की क्षमता, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पूर्ण ध्वस्त करने में सक्षम। पिछले साल 2 दिनों में 2 बार किया गया था सफल परीक्षण।
मिसाइल पर डीआरडीओ द्वारा साल 2015 में की गई थी चर्चा। मिसाइल को जमीन के साथ साथ हवा से दागा जा सकता है। डीआरडीओ ने देश की विश्वसनीय पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर डेवलप किया। अग्नि प्राइम को अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल से ज्यादा एडवांस बनाया। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए किया तैयार। प्रलय मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर। प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम। मॉडर्न नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम शामिल। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 से की जा सकती है। चीन और पाकिस्तान को मजबूती के साथ सबक सिखाने के लिए भारत सरकार अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के लिए हरी झंडी मिलने को देश के लिए एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है। अब भारत के पास ऐसी पॉलिसी है जो सामरिक भूमिकाओं में बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देगी, जिससे अब दुश्मन भूलकर भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ऐसे में भारत की ताकत में इजाफा होना लाजमी है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इन मिसाइल की कितनी ताकत है और ये कैसे अपने दुश्मनों पर कहर गिराएगी। लेकिन इतना तय है कि इसके आने से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा और दुश्मनों को भी सीख मिलेगी कि अगर भारत से टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण नाम से जाना जाता है, लेकिन इस त्योहार में कई हादसे हो जाते हैं और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए एक संस्था पिछले 16 साल से शहर के पुलों पर तार लगा रही है ताकि वाहन चालकों और पक्षियों को बचाया जा सके। तो मकर संक्रांति जो महोत्सव है वो गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसके चलते ही जो पतंगबाज है, पतंगबाज यहाँ खरीदी करते हैं, तो आज पतंग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजाया होता है और इसी बीच खबर फास्ट की टीम पतंगबाजों के लिए पतंग तैयार कर रहे कारीगरों के बीच पहुंची और पतंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों से बात की। मकर संक्रांति जो महोत्सव है वो गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसके चलते ही जो पतंगबाज है, पतंगबाज यहाँ खरीदी करते हैं, तो आज पतंग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनसे ही अपने सीधा बात करते हैं। इस बार जो पतंग महोत्सव को लेके क्या उनका आयोजन है और क्या इस बार जो कोरोना नहीं होगा तो कितनी पतंग उनकी बिक्री होगी, और लास्ट टाइम जो 2 साल से उनका मुनाफा कहीं रुक गया था, इससे चलते इस बार क्या मुनाफा रहेगा और क्या पूरी विगत अपने बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम साकिर भाई पतंगवाला है और अभी कोरोना की महामारी चल रही है, लेकिन अभी पतंग के अंदर इतना मंदी का माहौल है कि पहले जो कोरोना से पहले जो पतंग का अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी ये हाल है कि कच्चे मटेरियल पहले 50 रुपये बढ़ते थे, अब 200 300 रुपये कच्चे माल के अंदर बढ़ गए हैं और लेबर भी महंगी हो गई है और इसके चलते बंडल भी महंगा हो गया, पतंग भी 1000 महंगी हो गई है। तो इसके चलते ये कोरोना के हिसाब से अभी मंदी का माहौल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई ग्राहक वगैरह जो आते थे हमारे, अभी ये हाल में कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं हमारे। ये आप देख रहे बंडल पहले नहीं थे, अब इतने सारे बंडल यहाँ पे होने के कारण से मंदी का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। अभी अब देखते हैं कि आगे ये सीजन का क्या माहौल बोलता है। बात करें तो नई गाइडलाइंस भी कहीं सरकार की आई हुई है, तो उससे चलते क्या लग रहा है आपको कि मार्केट अभी कैसा रहेगा? मार्केट तो अभी तो पहले दिवाली पहले इलेक्शन से पहले ठीक था, लेकिन अभी जब ये आया इलेक्शन के बाद कि भाई कोरोना आ रहा है, उसके बाद तो पब्लिक तो बिल्कुल आना ही बंद हो गई है। क्या अब वो गाइडलाइन क्या आती है, हमारे को क्या देता है, उसके अंदर
गाइडलाइन के अंदर के गाइडलाइन अपना छूट क्या देती है क्या नहीं देती उसके ऊपर ही आधार है कि पतंग चलेगी या नहीं चलेगी। तो पर लगता है मंदी का माहौल बहुत गजब है, पर लेकिन अब की बार शायद मुश्किल है। बात करें तो जो पतंग महोत्सव आ रहा है, पतंग महोत्सव के चलते ही मकर संक्रांति भी एक उत्सव लोग मनाते हैं गुजरात में, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चर है वो कहीं ना कहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी जोर शोर से हो रहा है। तो इस जो पूरी जो कायनात है वो एक महिलाएं बनाती है, जो पतंग है वो महिलाएं बनाती है। आज अपने साथ जुड़ी एक महिला है जो पतंग का जो मैन्युफैक्चर है वो पतंग सट बना रही है, तो आप उनसे ही बात करेंगे। बहन जी, आप महिला बना रहे हो पतंग, कितने साल से बना रहे हो, क्या? हम लोग बना रहे 12-15 बरस हो गए पतंग बनाते, मुझे समझ आई जब से बनाती पतंग। और मेरे पापा का धंधा चलता है 18-20 बरस, मतलब बड़ी भी बनाते हैं, छोटी बनाते हैं, फैंसी बनाते, ये प्रिंट वाली चल रही है भी ये बनाते हैं। और ये जो आप पतंग महिला, कितनी महिलाएं पतंग के उत्सव से जुड़ी हुई है? हमारे वहाँ तो आधे से आधी महिला या पतंग बनाती है। 1000 पतंग बनने में मतलब अक्खा दिन लग जाता है यूँ। जैसे भी हमारे घर में पतंग बनती है 2.5 रुपए की, और ले जाने वाले बेचते हैं उसको 5 रुपए की। इस तरह से हमारे पास से 2.5 रुपए में जाती है, 2 रुपए 30 पैसे की, 2 रुपए 40 पैसे की पतंग जाती है, और सामने 5 रुपए से बेचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा धंधा डाउन है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये लॉकडाउन का सुन रहे हैं कि कोरोना का सुन रहे हैं, इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है थोड़ा माहौल। तो महिला ने बात की, इस बार जो पतंग महोत्सव है कहीं ना कहीं जो इनका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं धीरे से चलेगा, लेकिन जो है चलेगा जरूर। तो कैमरा पर्सन गौतम जादव के साथ देवांग आचार्य, खबर फास्ट न्यूज, अहमदाबाद। चलो रुकते हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण नाम से जाना जाता है, लेकिन इस त्योहार में कई हादसे भी हो जाते हैं और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए एक संस्था पिछले 16 साल से शहर के पुलों पर तार लगा रही है ताकि डोर से वाहन चालकों और पक्षियों को बचाया जा सके। बात करें तो मकर संक्रांति जो त्यौहार है, गुजरात का जो त्यौहार, ये खूब जो जोर जोर से लोग मनाते हैं। तभी बात करें तो आज गुजरात के अंदर कई त्यौहार जो मकर संक्रांति है वो नदी का रहा है, उससे चलते ही जो बात करें तो जो दोरिया है, मांझा है और चाइनीज जो दोरिया है, वो दोरिया सब के गले, जो वाहन व्यवहार चलाते हैं उन लोगों को कहीं गले में नहीं अटक जाए, इसके चलते ही आज जो बात करें उत्तरायण मिशन जो ट्रस्ट है उनकी ओर से आज एक जो कार्यक्रम है वो योजा जा रहा है। जो अहमदाबाद के अलग अलग जो ब्रिज है वो ब्रिज के ऊपर जो तार का जो गठन है वो गठन कर रहे हैं। तो आज अपने साथ जुड़े हुए जी सर, आपने ये सोच कहाँ से आई और ये कैसे आपको चलते हुआ?
मेरा नाम मनोज भावसार है। मैं अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ और अहमदाबाद सिटी के अंदर जो मांझा है और ख़ास करके अभी जो चाइनीज़ मांझा जो बाज़ार में उपलब्ध है वो उसके पे बैन है, फिर भी कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते जो फ्लाईओवर ब्रिजेस है उसके ऊपर कहीं जो द्विचक्री वाहन चालक थे उनके गले में ये मांझा आता था, जिसके वजह से कहीं ऐसे केसेस होते थे कि उसके अंदर जो इंसान को डोरी लगती थी वो डेथ हो जाता था। और ऐसी जो ये जो पतंग का जो महोत्सव है जिसको बोलते हैं कि बहुत जोर शोर से लोग मनाते हैं इसको, जो छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं वो लोग भी इसको मनाते हैं, लेकिन उनका ये महोत्सव, उनकी ये मौज किसी के लिए मौत का कारण बन जाती है और जो मातम में उसका परिवर्तन हो जाता है। तो ये मातम जो शब्द है वो बहुत गहरा शब्द है। किसी के घर का अगर जो लाड़ है वो छीन जाता है, किसी का घर का आधार है वो छीन जाता है। ये सब केसेस नहीं बने उसके लिए अहमदाबाद के करीबन 30 से 35 फ्लाईओवर ब्रिजेस है, उसके ऊपर एक जो लोहे का तार है वो करीबन 15 से 20 फीट की हाइट पे हम इसको लगा रहे हैं, जिसके चलते जो द्विचक्री वाहन चालक है वो आसानी से पसार हो सकते हैं। अगर बाय चांस अगर यहाँ पे जो मांझा है ब्रिज के ऊपर आता भी है तो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि ब्रिज के ऊपर जो तार लगे उसके ऊपर ही रह जाएगा, सीधा नीचे नहीं आएगा। उसके वजह से जो द्विचक्री वाहन चालक को आराम से कर सकते हो। और ये जो मकर संक्रांति का महोत्सव है वो संक्रांति का जो महोत्सव सही मायनों में महोत्सव बन सके, इसका हमारा नम्र प्रयास है। हमारा मिशन है हैप्पी उत्तरायण। मिशन हैप्पी उत्तरायण, सेफ उत्तरायण की बात करें सर तो कई सालों से आप ये कर रहे हैं, तो कितने साल लगे आपको ये करने में और इसकी सहायता गवर्नमेंट से आपको मिल रही है कि अपने स्व खर्चे से ये जो है आप मिशन पार कर रहे हैं उसका क्या? इसके अंदर मुझे जो यहाँ की जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास से मैं बाकायदा इसकी परमिशन लेता हूँ और उनके जरिए ये जो हाइड्रोलिक वैन है, बूम वैन, वो उनसे मैं लेता हूँ। वो मुझे बूम वैन के सहाय करते हैं और बाकी का जो लोहे का तार है करीबन 1000 किलो से ज़्यादा तार यहाँ पे यूज़ होता है, उसका जो कोई भी खर्चा होता है वो हम लोग ही बैन करते हैं। मतलब हमारा जो मिशन सेफ उत्तरायण फाउंडेशन है ये पूरा का पूरा खर्च मिशन सेफ उत्तरायण फाउंडेशन उठाती है। सर ये चलते बात करें तो ये कितने सालों से आप कर रहे हो और आपके साथ में टीमें कौन कौन सी है सर? ये 16 साल से कर रहा हूँ मैं, ये 16वां साल चालू है। मेरे साथ जो इमरजेंसी टीम है वो भी मेरे साथ रहती है, साथ में कॉरपोरेशन की जो हाइड्रोलिक की गाड़ी है वो पण मेरे साथ में रहती है, जिसके चलते ये काम जो है मैं आसानी से कर पा रहा हूँ और लोगों की ज़िंदगी बच सके ऐसी मैं दुआ करता हूँ। लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ये मकर संक्रांति कैसे मनाएं और लोगों को नुकसान नहीं हो? मकर संक्रांति का तो त्यौहार है, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप मकर संक्रांति मनाओ, बहुत जोर शोर से मनाओ। आप पतंग चगाते हो, पतंग नहीं चगाओगे तो भी मकर संक्रांति मनाई जा सकती है। अब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ चिक्की है वो सब आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। साथ में आप महोत्सव करो, गाने गाओ, हल्ला गुल्ला करो। बहुत ऐसा जब चाइनीज दौर से पतंग चगाना ही सिर्फ महोत्सव मनाना नहीं होता है। जी बात करी तो आज जो पतंग महोत्सव चलते ही जो त्यौहार आ रहे हैं उससे चलते जो किसी का द्विचक्री वाहन को गला नहीं कटे, इसके चलते ही जो मिशन फाउंडेशन मिशन उत्तरायण ने जो आगे बढ़ के ये कुछ किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और जो बोलते हैं सबको उन्होंने एक आशीष वचन भी दिया है कि मकर संक्रांति के दिन जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है फ्रूट फल बेचे और ये मकर संक्रांति का उत्सव जोर शोर से मनाए। जी कैमरा पर्सन गौतम जादव के साथ देवांग आचार्य, खबर फास्ट न्यूज, अहमदाबाद। उत्तराखंड खेल महाकुंभ को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद संकल्प लेकर 1 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की न्याय पंचायत स्तर से शुरुआत की गई थी, जिसमें 8 साल से अधिक उम्र के बच्चे खेल महाकुंभ में शामिल हुए, जिसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिताएं सभी जनपदों में अब पूर्ण हो चुकी हैं। खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड की 662 न्याय पंचायत में हुआ था और अब ये खेल प्रतियोगिता राज्य स्तर पर होने वाली है, जिसमें 8000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों की एथलेटिक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा।
इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूंगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पे जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राजकीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद धामी सरकार के मंत्रियों ने हरीश रावत पर लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ने हरीश रावत के धरने को राजनीतिक नौटंकी बताया है। छोटे छोटे मामले करके इस कानूनी प्रक्रिया को उलझाने का काम कर रहे हैं, उसकी भी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। उनको आगाह करता हूं कि वो भी कानून प्रक्रिया, न्यायालय प्रक्रिया पर विश्वास करें और सरकार की जो दिशा और जांच की दशा है जो ठीक चल रही है उसमें सहयोग करें। आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से, चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। वो इसका मंथन और चिंतन करें और गंगा जी में स्नान करें और इस बारे में विचार करें। अब उन पे काम तो कुछ है नहीं हरीश रावत जी पे, अच्छा समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उनको। ये हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो SIT बैठाई गई, उस SIT के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हरीश रावत के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। सभी ने कहा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है हरीश रावत लड़ रहे हैं और अभी फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए धरना दे रहे हैं। और इस मामले में सरकार पहले ही संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही है और लगातार मामले की जांच भी जारी है और दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और इस मामले को लेकर अगर हरीश रावत धरना दे रहे हैं तो ये सरासर राजनीतिक पर्पज से है। कुमाऊं की सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MBPG महाविद्यालय हल्द्वानी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगाड़िया के विजय जुलूस को प्रशासन ने निकलने से पहले ही रोक दिया। जिस हॉल से रश्मि का विजय जुलूस शहर में निकाला जाना था, प्रशासन ने वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी। प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जुलूस की कोई अनुमति न होने की बात की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जुलूस को रोका गया है। ये MBPG कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ था और आज बिना अनुमति के इनके द्वारा इस स्थान से बैंक्वेट हॉल से जो है जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी छात्रों के द्वारा, लिहाजा ये जो है विजय जुलूस को यहीं पर रोक दिया गया। MBPG महाविद्यालय में एक निर्दलीय छात्रा प्रत्याशी ने इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज गई और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी ABP के प्रत्याशी को जिस तरह से बुरी तरह से पटकनी थी, उसके हार का बदला लेने के लिए आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है। छात्राओं का दमन करने पर उतारू हो गई है। जिस प्रकार देखा कि पूरा यहाँ पर बैंक्वेट हॉल के बाहर प्रशासन इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से छावनी पर बदल गया था। पूरी तरह से छात्र छात्राओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, परंतु छात्र छात्राओं के दबाव और छात्र शक्ति को देखते हुए प्रशासन ने अंततः जाने की अनुमति दी। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मॉडल स्टेट राजस्थान में आपका स्वागत है। एक ऐसा राज्य जहां आईपीडी, ओपीडी, दवाइयां, टेस्ट सब कुछ निःशुल्क, जहां 88% से ज्यादा आबादी है स्वास्थ्य बीमा में कवर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक निःशुल्क बीमा, साथ में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। कोई भूखा न सोए का ऐसा संकल्प कि इंदिरा रसोई के जरिए 8 रुपए में पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला प्रथम राज्य, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को भविष्य की चिंता न सताए। ये एक मॉडल स्टेट में ही संभव है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, तो मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर 1000 रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, तो घरेलू कनेक्शन पर सस्ती बिजली दी जा रही है। असर ये कि 38 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन का बिजली बिल शून्य हो गया, तो वहीं 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया। राजस्थान में किशोरियों व महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण। प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन। मॉडल स्टेट राजस्थान में और भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। वृद्धजन, विशेष योग्य जन, विधवा, एकल नारी सहित लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। स्कूल व कॉलेज जाने वाली 20,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष स्कूटी वितरण। प्रतिभाशाली बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन। दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान। जन सेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान। नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका साथ शमशेर सिंह। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल कॉम्प्लेक्स में 7 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए। बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा प्रतियोगिता में पहुंचे और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की।
आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज के दिन को घोषित वीर बाल दिवस के रूप में भी किया गया है और आज विश्व बॉक्सिंग दिवस भी है। ऐसे अवसर पर हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो कि प्रोफेसर राजवीर जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न आयामों को छू रही है, उसके अंदर हमारी लड़कियों की ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आज प्रारंभ हुआ है और इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों से, हर कोने से, यूनिवर्सिटीज से हमारी लड़कियां इसमें हिस्सा लेने के लिए आई हैं। वह जींद में 29 दिसंबर को स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ रैली को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जत्था सोनीपत पहुंचा। जत्थे का नेतृत्व संघ के राज्य उप महासचिव कृष्ण नैन कर रहे हैं। जत्थे ने संघ की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ जिले के 8 स्कूलों में पहुंचकर जींद रैली के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम जगतार सिंह है और मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ। उसके लिए हम रैली कर रहे हैं जींद के अंदर 29 तारीख को और हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी हमारे जत्थे चले हुए हैं वो हमारा जो जत्था है वो छछरौली यमुनानगर से चल करके सीधा करनाल के लगभग हमने 50 स्कूल कवर किया। उसके बाद हमने पानीपत के बीच के जो जीट रोड पे हैं वो उनको कवर किया। उसके बाद आज हम सोनीपत में हमारा जत्था पहुंचा है। तो आज भी लगभग हम जो हमारा जत्था था जो हमारी टीम है उसमें हम आज लगभग 8 स्कूल कवर करके आए हैं और कल फिर हम स्कूलों के अंदर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करेंगे कि कैसे हम शिक्षा को बचा सकते हैं, कैसे स्कूलों को बचा सकते हैं। अच्छा, जींद में क्या ऐलान किया है जी? मांगे क्या है? मांगे हमारी कि जो निजीकरण सरकार कर रही है, जिस काम के लिए वो आमदा है, हम उसको चाहते हैं कि जो सार्वजनिक ढांचा है हमारा शिक्षा का, जो हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने जमीन दान दी थी स्कूलों को, उस सार्वजनिक ढांचे को कैसे बचाया जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इसके निजीकरण की ओर ना बढ़े, किसी भी तरीके से वो कदम ना बढ़ाए, बल्कि जो सार्वजनिक ढांचा हमारे पूर्वजों बनाया बुजुर्गों ने उसकी वो रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, वो उनको ना बेचे। बड़ा ऐलान किस प्रकार से है? अब जींद में किस प्रकार से रैली होने वाली, कब होगी? देखिए, जो हमारे रैली का मकसद वही है कि हम जन जागरण लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शिक्षा को कैसे बचाया जाए। ये शिक्षा का मुद्दा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, धन सेठ है, वो तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ये स्कूल उन बच्चों के लिए हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारों का काम है और हमारी सरकारें जो है ना शिक्षा से भी पीछे हट रही हैं और स्वास्थ्य से भी पीछे हट रही हैं। जींद में किस प्रकार का ऐलान कब होनी है ये? बिल्कुल 29 तारीख को हम रैली कर रहे हैं जींद के। वहीं खुले में कूड़ा कचरा फैलाने वाले लोगों पर अब नगर परिषद तीसरी आंख से नजर रखेगा। शहर में कूड़े के हॉटस्पॉट 13 से 14 क्षेत्र हैं जहां पर नगर परिषद सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू करने जा रहा है। खुले में कूड़ा कचरा डालने वाले लोगों पर वीडियो और फोटो के आधार पर भी चालान काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे कूड़े के हॉटस्पॉट है वहां पे हम कूड़े लगाए जाए, कूड़े के लिए कैमरेज लगाए जाएं। लगभग हमारे 13 से 14 हॉटस्पॉट हैं जो कि पूरे शहर में है हमारे पास। उसमें से 2 जगह हमने कवर कर ली हैं, तो अब लगभग 10 से 11 के बीच हमारे हॉटस्पॉट है जहां पर हमारा कैमरा लगाने का प्रयास रहेगा। अभी हमारे पास 2 जो हमारे स्थल थे वहां पे निर्देश दिए गए थे कैमराज लगाने के लिए, जिसमें हमारे दोनों जगह पर कैमराज लग चुके हैं। एक हमारा पीपल का पॉइंट जो नियर चौगान के पास है और दूसरा गुन्नू घाट, वहां पर भी लग चुका है दोनों जगह कैमरा। पहले भी ऐसे जिन व्यक्तियों के वीडियोज या फोटोज वायरल हुई हैं उनके चलान किए गए हैं। पहले हमने ऐसे 3 लोगों के चलान किए हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक और वीडियो जो वायरल हुई है वो प्राप्त हुई है, तो उसके लिए भी हमने नोटिस उनको। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के आईएएस अधिकारी सुमित महाजन ने खबर फास्ट पर प्रमुखता से दिखाई गई पीली मिट्टी अवैध खनन के मामले पर संज्ञान लिया है। गोमती नदी के किनारों और तलहटी इलाकों से पीली मिट्टी ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को आईएएस अधिकारी ने पकड़ा है। वह बीकानेर कलेक्टर भगवती कलाल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 2,60,560 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभ मिल रहा है। हर साल नवंबर-दिसंबर तक सत्यापन का कार्य करना होता है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झांसी सहित प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का मॉक ड्रिल किया गया है, जिसके चलते जिला अस्पताल झांसी में एसडीएम निधि बंसल ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,
वेंटिलेटर, कोविड प्रबंधन और संस्थाओं की व्यवस्था को देखा। एसडीएम ने बताया कि इस दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। जो कमियां मिली हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। 19 की लहर को देखते हुए आज शासन स्तर से मॉक ड्रिल सारे अस्पतालों में और सारे जो फैसिलिटीज़ होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ उसमें कराई जा रही है। उसमें से आज जिला अस्पताल झांसी में हमने कोविड का मॉक ड्रिल कराया। उसमें हमने सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट का फंक्शनलिटी चेक किया, उसका प्रेशर चेक किया, सैचुरेशन चेक किया, जो बिल्कुल सही पाया गया, जिससे संतुष्टि हुई कि हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है यदि आगे ज़रूरत पड़ी तो फुल्ली फंक्शनल है और जब भी उसको चाहें उसको ऑपरेट इस्तेमाल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कोविड के आइसोलेशन वार्ड्स चेक किए, वेंटिलेटर्स चेक किए, सबकी फंक्शनलिटी चेक की जो बिल्कुल सही पाई गई। पाले के वार्ड नंबर 47 ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में टूटी सड़कों और स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बीते 2 साल में स्थानीय पार्षद और वार्ड वासियों की तरफ से कई बार आम रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रशासन को ज्ञापन दिए गए लेकिन सड़क को सही नहीं किया गया। वही वार्ड वासियों ने अपने स्तर पर राशि एकत्र कर टूटी सड़कों, रोड लाइट और मुख्य प्रवेश द्वार का मरम्मत का काम शुरू करवाया है। वही वार्ड वासियों में प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की वजह से आक्रोश भी दिखा है। अपने ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसाय ने अभी मुझे यहाँ बुलाया। उनकी समस्या काफ़ी लंबे समय थी कि उनकी जो मुख्य ट्रांसपोर्ट नगर की रोड है उसमें बहुत जगह बड़े बड़े खड्डे होने से, क्योंकि ये पाली का सबसे बड़ा व्यावसायिक हब है, यहाँ दिन में न जाने कितने टेम्पो, टैक्सी और ट्रक आते हैं और वो कई बार इन खड्डों के कारण पलटी मार जाते हैं। मैंने भी बार बार अधिकारियों को, संबंधित जितने भी अधिकारी थे नगर परिषद, उनको चेताया, पर उनकी नज़रअंदाजी के कारण आज इन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को खुद अपने खर्चे से इन रोडों को तैयार करवाने की नौबत आ गई है। ये मेन गेट, ट्रांसपोर्ट नगर के मेन गेट के नीचे जो नाली खराब है उस नाली को ठीक करवा रहे हैं। मेन कारण ठीक करवाने का कि जो टेम्पो वाले आते हैं, गाठे लेके आते हैं, वो यहाँ पर इतना धचका खाते हैं कि उनका एक्सल कम से कम भी 10 टेम्पो वाला के एक्सल यहाँ पर टूट चुके हैं। और मेरी व्यक्तिगत कार जो 4 बार कम से कम भी यहाँ पर आते आते बंद हो गई है, तो मजबूरन आज ये स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ा व्यक्तिगत खर्चों की वजह। व्यक्तिगत खर्चे जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने खर्च से, सरकार से इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से मिले निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सीएमओ की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कोविड जांच में आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। बार बार वीसी भी हो रहा है और गाइडलाइन भी आया है। जो भी पेशेंट जिसको सर्दी खांसी जुकाम है, उस पेशेंट का हमारे जितने भी हॉस्पिटल से आए, इधर प्राइवेट हो या हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में इस वक्त क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। लगाई जानी चाहिए। प्रोसीजर फॉलो करा गया है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, कि उनके जो एंटीसीडेंट्स हैं, उनके जो पीछे की जो है क्या क्राइटेरिया फॉलो करा गया है जिससे जो है उनको वहां पे लगाया जाता है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है हमारा जो लोग पीजीटी और टीजीटी के अंदर जो हैं, जिनको लगाया जा रहा है इस रोजगार जो कौशल रोजगार योजना के तहत, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनको कभी रेगुलराइज करा जाएगा? जब आपके रेगुलर टीचर्स आएंगे, जो आपकी भर्ती के जरिए आएंगे, एचएसएससी के जरिए और एचपीएससी के जरिए, तो ये जो बच्चे जो लग रहे हैं, ये जो इसमें ठेके की तरह ही है, ये एक तरह से इनका क्या होगा? इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे? इनका क्या होगा आगे? उसके बारे में भी सरकार जो है जरा उस पर रोशनी डाले। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजगार जो है, कौशल जो है निगम आपने बना तो दिया, लेकिन कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी नहीं है। आज के दिन मतलब जो भी कार्रवाई सरकार करती है तो वो स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ जो है करवाई जाती है, ताकि आगे आने वाले समय में जो बच्चे इसके तहत लगे उनको जो है वो कुछ कार्रवाई कर पाए। यहाँ तो अगर ये इस तरह से, ये तो ठेका प्रथा जो है
उसको बढ़ावे देने की बात हो रही है अध्यक्ष जी। ये जो है इसके साथ साथ मैं पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी मैं कहना चाहती हूं कि 1.82 लाख पोस्ट जो हैं आज सरकारी विभागों के अंदर खाली पड़ी हुई, 40,000 से भी ज्यादा जो हैं have been deployed through outsourcing and through a backdoor entry। मतलब ये सारे के सारे ठेका प्रणाली जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि मस्टर रोल्स के अंदर किस तरह से करप्शन होता है अध्यक्ष जी, किस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग करी जाती है, किस तरह से जो है इधर उधर जो है सारी कार्रवाई होती है। और जो ज्यादातर जो सिलेक्शन है अध्यक्ष जी 1518 पोस्ट जो हैं ग्रुप डी की स्पोर्ट्स कोटा की खास तौर से वो जो है वो खत्म कर दी गई हैं। और क्योंकि एक सब्सिक्वेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, सॉरी मैं यूजिंग अ लॉजेंज बिकॉज माय थ्रोट इज वेरी बैड। तो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बनाया है इसके अंदर ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं ये पूरा कोटा जो है वो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। तो उनका बच्चों का क्या होगा। और खास तौर से जो है अब जो है 38,612 पोस्ट जो है टीचर्स की प्राइमरी लेवल पे खाली पड़ी, 25,534 सेकेंडरी लेवल पे खाली पड़ी और 6,618 पोस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं। तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के पास क्या रोड मैप है। हम जानते हैं कि आज सबसे बड़ा ज्वलंत जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि ये बेरोजगार जो बच्चे हैं वो हताश होके घूम रहे हैं। और मेरे पास इस तरह के बच्चे आते हैं कि बहन जी हमारे को अगर नौकरी नहीं लगी हमारी शादियां भी नहीं होंगी, कोई लड़की देके राजी नहीं है, कौन अपनी लड़की देगा एक बेरोजगार युवक को। तो ये सोशल जो है फैब्रिक उसको भी खराब कर रहा है। तो हमें जो है बहुत गंभीरता के साथ संगीनता के साथ जो है इस चीज को लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर पाए और उनको उस तरह का जो है कॉन्फिडेंस दे पाए कि आने वाले समय के अंदर वो जो है खाली नहीं रहेंगे, उनको जो है पक्का करा जाएगा या आगे उनकी जो है बढ़ोतरी करी जाएगी। ये सारी की सारी जो है जो प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उसका जवाब दे सरकार। और उसके बाद अध्यक्ष जी जवाब के बाद मेरे को प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अध्यक्ष जी इसी सदन में जो बार बार डीसी रेट की जो नौकरियों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि जो डीसी रेट की जो नौकरियां लगती हैं और उनको क्या है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नौकरी देते हैं, सरकार से पैसा ज़्यादा लेते हैं और कर्मचारी को कम पैसे देते हैं और उनके जो बैंक के खाते उनके पास रहा करते। जो विधायक जी ने किरण चौधरी ने पूछा मैं एक एक का जवाब आपको विस्तार से दूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पॉलिसी लाए हैं, आम आदमी को न्याय मिले। पहले जैसे पढ़े लिखे युवाओं को कम वेतन, भविष्य के साथ खिलवा युवाओं का शोषण, ये किरण बेन जी ने कहा है कम वेतन, निगम वेज रेट डीसी रेट से ज्यादा है। ड्राइवरों को पंचकुला में पहले डीसी रेट 19,953 रुपये मिलते थे, अब निगम वेज के तहत 20,590 रुपये मिलते हैं। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही इस वक्त चल रही है और किरण चौधरी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं